गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 का हिंदी मीडियम में साइंस स्टार्ट कर रहे हैं और दिस इज चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर में हम लोग मेनली पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के विषय में। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में क्या क्या कवर करना है, तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में हमें देखना है रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया के विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं और दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण क्या हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का 2 लेक्चर रहेगा। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया का मतलब, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में, ठीक है, 1-2 प्रकार जो है आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग बाकी अभिक्रिया के प्रकार को पढ़ेंगे और देखेंगे कि दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया के क्या कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, तो ध्यान देंगे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिस परिवर्तन के फलस्वरूप किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, या रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आपस में रिएक्ट कराते हो तो देखो वाटर बनता है। आप देखते हो कि हाइड्रोजन की जो है गुण बिल्कुल अलग है, ऑक्सीजन का भी गुण अलग है और वाटर का भी गुण अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप बिल्कुल एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन को किसी भी भौतिक विधि द्वारा बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक विधि के द्वारा उल्टा किया जा सकता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कई अभिक्रियाएं ऐसी भी होती है, रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो अनुत्क्रमणीय होती है, जिन्हें वापस बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन, रंग में बदलाव होगा, किसी गैस का बनना या तापमान में बदलाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब है प्रश्न रासायनिक समीकरण। देखिए बच्चों, रासायनिक समीकरण क्या होता है कि किसी भी अभिक्रिया को जब हम सरल चिन्हों के द्वारा दिखाते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से किसी भी अभिक्रिया को लिखना समझना हमारे लिए क्या होता है, आसान हो जाता है। ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य में लिखना बहुत जटिल होता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को इस तरह लिखा जाता है तो उसके कारकों के चिन्हों का इस्तेमाल करते हुए सरल तरीके से लिखा जाए तो हम उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि होती है। किसी भी रासायनिक समीकरण को वर्ड इक्वेशन की तरह लिखा जा सकता है या फिर विभिन्न पदार्थों की सूत्रों की सहायता से लिखा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप देखो ये वर्ड इक्वेशंस है, यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, और इसी रिएक्शन को देखो यहाँ पर हम लोगों ने सिम्बॉल्स के भी रूप में यूज़ किया है, जैसे Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड होते हैं, ठीक है, इसे हम अभिकारक कहते हैं, इंग्लिश में इसे रिएक्टेंट कहा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब तीर की बाईं ओर जो भी आपको सबस्टांस देखने को मिलता है वो अभिकारक कहलाता है। ठीक है ना, और ये आप राइट साइड देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट दिखाई देगा। तीर के दाईं ओर आप देखिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, एक से अधिक पदार्थों की स्थिति में दो पदार्थों के बीच हम लोग प्लस का निशान लगाते हैं। आप जैसे कि देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि एक ही पदार्थ है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसलिए हम लोगों ने मैग्नीशियम और ऑक्साइड के बीच किसी तरह के प्लस का सिंबल नहीं दिया है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि वर्ड इक्वेशन लिखने और समझने में आसान लगता हो, लेकिन हमेशा क्या होती है, स्पेलिंग की गलतियां होने की संभावना बहुत बनी रहती है। इसलिए हम वर्ड इक्वेशन को प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि वर्ड इक्वेशन काफ़ी लंबे हो सकते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए, ठीक है,
समीकरण लिखने के लिए सूत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलके जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, इसको सूत्र के रूप में जब हमने लिखा तो Mg + O2 गिव्स MgO। तो ये लिखना काफ़ी क्या होता है, आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है संतुलित समीकरण। जब भी हम लोग समीकरण लिखते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि वह समीकरण संतुलित है कि नहीं। संतुलित समीकरण का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड में जो आपको एटम की संख्या मिलती है वही एटम की संख्या राइट साइड में भी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा है जब हर तत्व के परमाणुओं की संख्या तीर की बाईं ओर तथा दाईं ओर समान होती है तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित समीकरण कहते हैं। एक संतुलित समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का भी पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है बच्चों, जब आप कोई रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है, तो जैसे कि मैं पीछे वाले इसमें जा रहा हूँ स्लाइड में, यहाँ पे Mg + O2 देखिए MgO लिखा हुआ है। आप मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का जब सम निकालेंगे, योग निकालेंगे, तो MgO के द्रव्यमान के बराबर वो मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। तो हर संतुलित रिएक्शन, हर संतुलित समीकरण में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और यही चीज़ कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान का तो ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसका संहार किया जा सकता है। ठीक है ना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमसे स्कूल के एग्जाम में पूछा भी जाता है। हम ये लिखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि ना ही द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश या संहार किया जा सकता है। ठीक है, अब हम रासायनिक समीकरण को एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। जैसे आप उदाहरण के रूप में देखिए Zn + H2SO4। यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना है वो ZnSO4 + H2O। कहने का मतलब जिंक जब हाइड्रोजन सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है। आगे चल के इस अभिक्रिया को हम लोग समझेंगे कि अभिक्रिया होती कैसे है। ठीक है, जब हम लोग अभिक्रिया के प्रकार के बारे में स्टडी करेंगे। इस समीकरण में तीर के दोनों तरफ विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नीचे दिए गए टेबल में दिखाया गया है। जैसे कि आप देखिए लेफ्ट साइड में जिंक की संख्या 1 है, राइट साइड में भी जिंक की संख्या 1 है, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन की संख्या 2 है और राइट साइड में भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। उसी तरह लेफ्ट साइड में सल्फर की संख्या 1 है और राइट साइड में भी सल्फर की संख्या 1 है और लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन की संख्या 4 है और राइट साइड में भी ऑक्सीजन की संख्या 4 है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो समीकरण है एक संतुलित समीकरण है। ठीक है ना, क्योंकि आप देखिए जितनी परमाणुओं की संख्या लेफ्ट साइड में है उतनी ही परमाणुओं की संख्या हमें राइट साइड में देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर से एक एग्जाम्पल मैं लिया, रासायनिक समीकरण का एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि Fe + H2O गिव्स Fe3O4 + H2। ठीक है ना, यहाँ पे आयरन वाटर से रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना रहा है। आप ध्यान दीजिए यह रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक है, यह रिएक्शन इसलिए बैलेंस नहीं है क्योंकि लेफ्ट साइड में जो आप Fe आयरन को देख रहे हो, ठीक है, वो राइट साइड में के आयरन से बराबर नहीं है। लेफ्ट साइड में आयरन की संख्या 1 है जबकि राइट साइड में हमें आयरन की संख्या 3 देखने को मिल रही है। ठीक उसी प्रकार हम हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, देखिए हाइड्रोजन बैलेंस है, ठीक है, बट आयरन बैलेंस नहीं है और ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। तो हम इस समीकरण को संतुलित करने का विधि को समझते हैं। ठीक है, तो इस समीकरण में तीर के दोनों तरफ विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नीचे दिए गए टेबल में ठीक दिखाया गया है। मैंने शायद टेबल यहाँ पर बनाया नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, इस समीकरण को संतुलित करने के लिए हम एक मेथड का प्रयोग करेंगे। इस मेथड्स को हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड बोलेंगे। देखिए यहाँ अगर हम किताब पढ़ते हैं तो समीकरण को संतुलित करने का 4-5 मेथड्स दिया रहता है, बट उसमें सब 4-5 मेथड में सबसे कॉमन मेथड ये होता है कि आप सबसे पहले उस कंपाउंड को खोजेंगे, ठीक है ना, जिसमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है।
तो यहाँ पर देखो इसमें 1 परमाणु है, इसमें 3 परमाणु है, इसमें 4 और 3 7 परमाणु है और यहाँ पर 2 परमाणु है। तो हम इस समीकरण को Fe3O4 से प्रारंभ करेंगे संतुलित करना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, Fe3O4 में आयरन को संतुलित करेंगे। आयरन को संतुलित करने के लिए हमें यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो अब हमारे पास आयरन भी बैलेंस हो गया है। अब देखेंगे हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करके। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो अब हम H2O को 4 से गुना करेंगे तो हमारा H2O भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया हाइड्रोजन। तो अब आप जब यहाँ पर 4 से गुना किए तो हाइड्रोजन की संख्या बढ़कर 8 हो गई। अब आप यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, ये जो है बैलेंस देखिए यहाँ पर बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 4 लिखेंगे। ठीक है ना, ये जो वैल्यू दिया हुआ है आप यहाँ पर 4 करेंगे। 3Fe + 4H2O गिव्स Fe3O4 + 4H2 होगा। ठीक है ना, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे राइट डाउन हो गया है। यहाँ पर आप 4H2O लिखेंगे, तब आप देखेंगे कि यह समीकरण जो है पूरी तरह से संतुलित है। ठीक है, नेक्स्ट, जब हम कोई समीकरण लिखते हैं तो हमें समीकरण लिखने के दौरान भौतिक अवस्था भी दिखाना होता है। ऐसे नियमतः रिएक्शन में भौतिक अवस्था की कोई मतलब नहीं होती है, क्योंकि जब रिएक्शंस होती है तो हम जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे मेथनॉल बन रहा है, तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड के आगे कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा कि वो गैसेज है। बट हम लोग जब अध्ययन करते हैं तो अध्ययन के दौरान हमें लिखना पड़ता है ताकि हमें समझ में आए कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एक गैसियस स्टेट में पाया जाता है। ठीक है ना, प्रैक्टिकल वे में हमें ये देखने को हमें फील करना होता है, समझना होता है कि ये गैसेज है, लेकिन थ्योरेटिकल वे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें यहाँ पर लिखना ज़रूरत होता है। ठीक है ना, ये लिखने से हमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के विषय में पता चलता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए पदार्थ की भौतिक अवस्था जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गैसियस है, हाइड्रोजन की भी अवस्था गैसियस है, लेकिन मेथनॉल की अवस्था जो है वो लिक्विड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि दिए गए समीकरण में केवल अभिकारक उत्पादों के बारे में बताता है। रासायनिक समीकरण के द्वारा और भी कई जरूरी बातें बताई जा सकती है, जैसे कि अभिकारक और उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं, अभिक्रिया की शर्तें इत्यादि क्या हैं। ठोस अवस्था के लिए किसी अभिकारक या उत्पाद के आगे हम S ब्रैकेट में लिखते हैं, द्रव अवस्था के लिए हम ब्रैकेट में L लिखते हैं और गैसियस अवस्था के लिए हम इस ब्रैकेट में G लिखते हैं। जलीय विलयन के लिए किसी अभिकारक या उत्पाद के आगे एक्वस AQ लिखा जाता है। उत्प्रेरक तथा अभिक्रिया की अन्य शर्तों को तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होते हैं ये अभिक्रिया को कराने के लिए। इसके बाद हम लोग आज बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकार में हम लोग देखेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को बच्चों इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जब कली चूना और जल आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बूझे चूने का निर्माण होता है। जैसे हम यहाँ पर CaO + H2O लिखे हैं, तो यहाँ पर देखिए CaOH का होल 2 बनता है। ये CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। ठीक है, जिसे हम बूझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है, जिसे हम कली चूना कहते हैं, और H2O वाटर कहलाता है, जिसे हम जल हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसलिए जब कली चूना जल से अभिक्रिया करता है तो बूझे हुए चूने का निर्माण होता है। हम बूझे हुए चूने का इस्तेमाल घरों की पुताई में भी करते हैं। जब दीवार पर चिढ़ी हुई बूझे चूने की परत हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। ठीक है, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट की सख्त परत जो है वो दीवार में हमें चमक के रूप में दिखाई देती है।
और पुताई के बाद इस प्रक्रिया को पूरा होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं और इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा हम दर्शाते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है उससे रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ठीक है ना, और फिर इसमें चमक आ जाती है। नेक्स्ट, संयोजक अभिक्रिया के कुछ अन्य भी उदाहरण हैं, जैसे जब हवा में कोयले का कार्बन का दहन होता है तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, ये भी एक संयोजक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी प्रकार जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में मिलते हैं तो जल का निर्माण होता है, ये भी एक संयोजक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखिए, जब अभिक्रियाएं होती है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, तो जब दो पदार्थें आपस में मिलती है तो वहाँ पे उष्मा का, ठीक है, उष्मा निकलती है, ठीक, तो उष्मा निकलती है, तो इस तरह की अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ उदाहरण जो हैं, जैसे कि जब प्राकृतिक गैस का हवा में दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प उत्पन्न होती है, इस अभिक्रिया में भी अत्यधिक उष्मा बाहर निकलती है। जैसे कि आप देखिए CH4+ O2 जो है रिएक्ट करके CO2 और वाटर बना रहा है। हमारा जो सांस लेने की प्रक्रिया है श्वसन, वो भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इस अभिक्रिया में भी ग्लूकोज का दहन होता है, जिसका रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे रासायनिक समीकरण में आप देख रहे हैं कि C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का, ठीक है ना, अनुसूत्र है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना रहा है, ठीक है ना, और यही एनर्जी हमें हमारे शरीर में मिलती है, ठीक है। तो श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक अच्छा उदाहरण है। इस अभिक्रिया में ग्लूकोज का दहन होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ध्यान देंगे, जब भी कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के बाद 2 या 2 से अधिक उत्पाद प्रदान करता है तो उस अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट को जब हम एक टेस्ट ट्यूब में गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट वियोजित हो जाता है और फेरिक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड नामक मॉलिक्यूल का निर्माण करता है। आप यहाँ पर रिएक्शन में देख रहे हैं कि जैसे ही हमने आयरन सल्फेट को हीट किया तो ये आयरन Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल गया, ठीक है। नेक्स्ट है, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो ये भी वियोजित होकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो इन सभी अभिक्रिया में हमने देखा कि उष्मा हमें देना होता है, ठीक। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा दिया जाता है, उष्मा प्रदान की जाती है, ऐसे अभिक्रिया को हम लोग इंडोथर्मिक उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अभी 2 प्रकार का हम लोगों ने अभिक्रिया देखा, एक में हमें उष्मा देने की ज़रूरत पड़ी और एक अभिक्रिया के दौरान उष्मा निकल रही थी। तो आप नोट में याद रखेंगे, संयोजन प्रतिक्रियाएं जो होती है, ठीक है ना, अक्सर ऊष्माक्षेपी होती है, जबकि वियोजन अभिक्रियाएं जो होती है उष्मा शोषी होती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, संयोजन प्रतिक्रिया अक्सर ऊष्माक्षेपी होती है, कहने का मतलब कि इस प्रतिक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है और वियोजन अभिक्रिया में उष्मा का शोषण होता है, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत के आधार पर वियोजन अभिक्रिया के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि उष्मीय वियोजन, इलेक्ट्रोलिटिक वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। जैसे कि जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो वियोजित होकर लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, यह उष्मीय वियोजन, ठीक है। दूसरा है उदाहरण, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो यह वियोजित होकर सिल्वर क्लोरीन का निर्माण करता है। सिल्वर क्लोराइड का एक सफ़ेद पाउडर है जो सूर्य की रोशनी पर पड़ते ही ग्रे रंग का हो जाता है, जिसकी अभिक्रिया का जो समीकरण है वह है AgCl जो है गिव्स 2Ag+Cl2। सिल्वर ब्रोमाइड एक हल्का पीला पाउडर होता है जो सूर्य की रोशनी पड़ते ही ग्रे कलर का हो जाता है, ठीक है। AgBr, फिर देखिए यहाँ पे
Ag+Cl2 बन रहा है। सिल्वर हैलाइड का इस्तेमाल फोटोग्राफिक कागज में होता है क्योंकि इस तरह के कागज प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हम लोग क्लास 10 के हिंदी मीडियम सेशन को आज प्रारंभ किए और ये आगे चलता रहेगा। ओके, धन्यवाद।